आज हम लोग पढ़ेंगे सौरमंडल। क्या पढ़ेंगे? सौरमंडल। 6th क्लास की बुक है। पृथ्वी हमारा आवास। पृथ्वी हमारा आवास। आवास मतलब घर। पृथ्वी पे ही हमारा आवास है, तो पृथ्वी, पूरी पृथ्वी भी हमारा आवास हो गई ना। मानव का पूरी पृथ्वी आवास है। पृथ्वी पर कहीं ना कहीं और हर जगह लगभग कोई ना कोई रहता ना। ऐसा इसमें शुरुआत में दिया गया है खगोलीय पिंड क्या होता है। खगोलीय पिंड सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उसके अलावा और भी ऐसी चीजें जो रात में चमकती हैं आसमान में, वो सारे के सारे क्या हैं? सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में चमकती हैं वो खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ठीक है। और उन्हीं खगोलीय पिंड में एक तो होता है तारा। क्या होता है? तारा। तारा की अपनी एक अलग पहचान होती है, इसकी अलग पहचान होती है। क्या क्या चीजें होती है, क्या शर्तें होती हैं, जिन शर्तों को खगोलीय पिंड पूरा करेगा तब वो तारा कहा जाएगा। ऐसी क्या चीजें हैं? तो ये तो आकार में बड़ा होगा, आकार में बड़ा होगा, उसका अपना प्रकाश होगा और ऊष्मा होगी। अपना प्रकाश और अपनी ऊष्मा होगी और आकार में बड़ा होगा, और यह जो है बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मा को उत्सर्जित करेगा, ऊष्मा को और प्रकाश को। जैसे हमारा सबसे तारा कौन सा हमारे सौरमंडल का? सूर्य। यानी सूर्य भी एक तारा है ना। सूर्य भी एक तारा है। ये बहुत ही बड़ी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन करता है। ठीक है। जो हमारे यहाँ जैसे अभी दिन में धूप निकली हुई है सूर्य के द्वारा, तो सूर्य ऊर्जा का मेन सोर्स भी है। ऊर्जा का मेन सोर्स है सूर्य। समझ गए? इसलिए और सूर्य को सौरमंडल का मुखिया भी कहा जाता है। पता है? हाँ। फिर आगे देखते हैं क्या लिखा, क्या दिया गया इसमें। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। सूर्य के समान ही हैं, लेकिन वो सूर्य के जितने बड़े या सूर्य जितना प्रकाश क्यों नहीं होता उनमें? ऐसा क्या है रीजन? इसका मतलब है लेकिन हमसे वो बहुत दूर है। सूर्य नजदीक है पृथ्वी से। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? कितनी? 15 किलोमीटर। लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। लगभग। ठीक है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। अब 15 करोड़ किलोमीटर है, इसका मतलब बाकी के जो तारे हैं जो रात में चमकते हैं, तो वो इससे भी ज्यादा दूर होंगे, है ना। वो सैकड़ों करोड़ किलोमीटर दूर होंगे। इस वजह से उनका प्रकाश हमारे पृथ्वी तक उतना तेज और ज्यादा नहीं आ पाता है जितना सूर्य का आता है ना। आगे क्या है भाई? और अत्यंत दूरी की वजह से वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है ना। हाँ, छोटी दिखाई पड़ती है। जैसे हवाई जहाज होता तो बहुत बड़ा है, हवाई जहाज में सैकड़ों लोग आते हैं ना, लेकिन वह लगभग क्या 45 से 50 हजार फीट की 45 से 50 हजार फीट की ऊंचाई पे उड़ते हैं वो। इस वजह से वो जो है छोटे दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा ऊंचाई बहुत है इसलिए छोटे दिखाई पड़ते हैं। जैसे हवाई जहाज अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हो, हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई पड़ता है। इसमें दिया गया एग्जांपल दिया गया। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को देख सकते हैं। आकृतियां, उन आकृतियों को कहते क्या है? नक्षत्र। क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल। इसको बेटा लिखते रहना साथ में। आसिफ लिखते रहना। तारों के विभिन्न समूहों, बात ना करें तो अच्छा है, नहीं पता लगे मेरा स्टैंड वाला कोड मिलेगा ये। समूहों द्वारा बनाई गई विविध समूहों द्वारा बनाई गई
विविध आकृतियों विविध आकृतियां आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। नक्षत्र मंडल कहते हैं। और ऐसे ही कुछ इसमें हमारी बुक में दिए गए हैं 2 नक्षत्र मंडल जिनके नाम दिए गए इसमें। कौन कौन सा है? अर्सा मेजर या फिर बिग बियर इसको बोलते हैं, अर्सा मेजर या बिग बियर। इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। कौन कौन है भाई? उदाहरण इसका लिखो। अर्सा मेजर या बिग बियर या बिग बियर, ये एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। ठीक है, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि कौन है? एक है सप्तऋषि। क्या है? सप्तऋषि। सप्तऋषि का मतलब, सप्त का मतलब 7, ऋषि मतलब ऋषि, 7 ऋषियों का समूह। तो वो 7 ऋषि कौन कौन से सप्तऋषि हैं जानेंगे। ये हमारे यहाँ पे इसका नाम दिया गया सप्तऋषि इंडिया में। ठीक है, सप्तऋषि, सप्त मतलब 7, ऋषि मतलब संत। ये 7 तारों का समूह है। अभी देखो ये तारामंडल दिया गया इसमें है सप्तऋषि। ये क्या है? सप्तऋषि तारामंडल है। क्या है? सॉरी, नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि नक्षत्र मंडल। सप्तऋषि का मतलब क्या है? देखो, सप्त का मतलब क्या है? 7। क्या है मतलब इसका? 7। और ऋषियों का मतलब ऋषि या संत, ऋषि या संत। ठीक है, तो एक तरीके से जैसे अपने यहाँ संतों का सम्मान ज्यादा होता है हिंदू धर्म में, और अपने इंडिया अपने भारत में संतों का सम्मान ज्यादा होता है, महात्माओं का, है ना। जो संत होते हैं उनका सम्मान ज्यादा होता है, इसीलिए इसका नाम सप्तऋषि रख दिया गया। अब इसमें क्या खास है देखते हैं भाई। 7 तारों का समूह है। सात तारों का समूह है। और क्या? 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है, अर्सा मेजर का भाग है। ठीक है, नक्षत्र मंडल है अर्सा मेजर, उसका भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। पता है ना कैसे? कैसे भाई? वो प्राचीन समय में लोग तारों को देखकर दिशाओं का निर्धारण कैसे करते थे? क्या ये देखा है कभी? एक समय था, शायद तुम लोगों ने नहीं देखा हो, बुजुर्ग लोग जो थे ना, वो टाइम के लिए घड़ी नहीं रखते थे। समय देखने के लिए क्या करते थे? वो आसमान में सूरज की तरफ देख करके पहचान लेते थे, ऐसे हाथ लगा के। देखा था ना? कितना बजा होगा? 2:30 बज रहा होगा, ऐसे करके बोलते थे ना वो। तो जैसे उन्होंने सूरज का जो एंगल होता है ना, सन का एंगल, उसको लगभग वो पहचानते थे। एक आइडिया बन गया था देखते देखते कि सुबह में 10 बजे सूरज कहाँ पे होता है, रात में 2:30 बजे, दिन में 2:30 बजे सूरज कहाँ पे होगा, है ना, 4 बजे का तो सूरज कहाँ पे होगा। वो लगभग एक एंगल का आइडिया हो गया था उन्हें, कोण के हिसाब से वो बता देते थे। हालांकि वो कोई गणितज्ञ नहीं है, लेकिन उनका एक आइडिया, एक अनुमान लग गया था ऐसा, है ना। धीरे धीरे ये अपने अपने पूर्वजों से सीखते हैं सब लोग, ये चीज है, दादा से परदादा से उनसे सीखा जाता है। उत्तरी तारा
उत्तर दिशा में, देखो यहाँ लिखा है उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव तारा या पोलर स्टार। ध्रुव तारा का नाम सुना कि नहीं सुना है? ध्रुव तारा का नाम ये किस दिशा में होता है? उत्तर दिशा में। किसमें? ये उत्तर दिशा को इंगित करता है, उत्तर दिशा को इंगित करता है। अगर रात में कहीं रास्ता खो गए, रास्ते में भटक गए, रात में कहीं भटक गए, रास्ता नहीं पता लग रहा, तो हम अपने घर तक कैसे पहुंचेंगे? ये पता है कैसे पहुंचेंगे? एक तारे का अनुसरण करके। कौन सा तारा है? वो यही है अपना उत्तर दिशा में स्थित ध्रुव तारा। पोलर स्टार को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलर स्टार। समझे? ध्रुव तारा का अनुसरण करेंगे और इससे हमें एक दिशा का ज्ञान हो जाएगा, उत्तर। जैसे हमें पता लगा कि सामने वाली दिशा उत्तर है, सामने हमने देखा ध्रुव तारा है, ध्रुव तारा उत्तर दिशा में होता है, देख लिया कि उत्तर है। जैसे इधर खड़े हैं, देखा सामने उत्तर में क्या है? ध्रुव तारा है। और जस्ट अपोजिट क्या होगा? दक्षिण। क्या होगा? और हमारे दाहिने साइड क्या होगा? और बाएं साइड में सारी चारों दिशाएं बता लग गई ना, सिर्फ एकमात्र ध्रुव तारा से, इसकी सहायता से। इसलिए प्राचीन समय में लोग ध्रुव तारे का अनुकरण करके दिशाओं का ज्ञान हासिल करते थे। कौन सी दिशा किस साइड में, समझ आया ना? और यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, स्थिर रहता है, हमेशा हमेशा। लिख लो इसमें। हमेशा एक ही दिशा में स्थिर रहता है। इसी वजह से इससे दिशा का ज्ञान हो जाता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। अब ध्रुव तारा कहां पे होगा? किस तारे को ध्रुव तारा कहेंगे? ये कैसे जानेंगे? सप्तऋषि तारामंडल की सहायता से। किससे? सप्तऋषि जो नक्षत्र मंडल है उसी की सहायता से हम लोग ध्रुव तारे को की पहचान करेंगे। ठीक है? और कैसे? देखो इसमें बकायदा फिगर बना के दिया है, इसको मिटाना पड़ेगा, जरा लिख लो, फिर उसके बाद बताते हैं। हो गया? मिटा दें? तो लिखो लिखो। इसमें देखो एक फिगर बना के दिया है उन्होंने। तारे हैं कि सप्तऋषि तारामंडल से हम लोग कैसे पहचानेंगे ध्रुव तारे की स्थिति, कि वो कहाँ पे है, किस तारे को ध्रुव तारा कहते हैं, ये जानने के लिए सप्तऋषि तारामंडल का सहयोग लेना पड़ेगा। ठीक है? उसकी हेल्प से ऐसा करेंगे। देखो ये स्टार बना रहे हैं, तारे बना रहे हैं। थोड़ा सा एक नीचे क्या बोल रही हो? तारा जो होता है वो गोल होता है कि कौन सा होता है? तुमको कुछ पता है? और दो तारे रहेंगे, एक जस्ट यहाँ पे, दूसरा ये सात हो गए। इसी को कहते हैं सप्तऋषि तारामंडल। इस प्रकार का शेप बनता है सप्तऋषि से, समझे हो? ये शेप बनता है सप्तऋषि तारामंडल से। 1 2 3 4 5 6 7 और इसके ठीक एकदम सीध में ऊपर यहाँ पे 3 तारे होंगे। कितने? 3 तारे होंगे, छोटे छोटे 3 तारे होंगे यहाँ पे। ये और फिर उसके बाद एक तारा और होगा जो कि यहाँ पे स्थापित होगा। ठीक है? अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे खड़े हैं, हम यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है? अरे कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं ना?
चलो कोई नहीं, हाथ कैसा भी होगा है ना, हाथ कैसा भी लगता। ये कौन बन गया? नीतीश बन गया। ये कौन बना? नीतीश कर रहा है। क्या दिखाना है? अरे हाँ सही कहा। ये कौन बन गया? ये आशिक बना। कौन बना? ये आशिक बन गया। आशिक कह रहा है सर पहले हमें पहचान करनी है किसकी? ध्रुव तारे की। किसकी? ध्रुव तारे की पहचान करनी है। तो मैंने उससे क्या कहा कि बेटा ऐसा है, पहले सप्तऋषि तारामंडल के बारे में जानो। पहले किसको जानो? सप्तऋषि तारामंडल। और जब सप्तऋषि तारामंडल को जानोगे तब हम ध्रुव तारे की पहचान कर पाएंगे। समझ आया ना? हाँ। अभी आशिक को थोड़ा सा नीचे बढ़ाना, ये ज्यादा ऊपर टंगा हुआ। ठीक है, चलो भाई डांस के पोज पे खड़ा करना है, डांस के पोज में। ठीक है, अब ये क्या कह रहा कि हमको सर देखना है ध्रुव तारा। क्या देखना है? ध्रुव तारा। ध्रुव तारा है कहाँ? ये है ध्रुव तारा, जान लो। अब आशिक ने यहाँ से देखना शुरू किया। आशिक ने यहाँ से देखना शुरू किया। पहले से इस वाले तारे को देखा, फिर सीधा चला गया इसी तारे की सीध में को देखना है। इन दो तारों की सीध में, जो 5 ऊपर के हैं उनको नहीं देखना, इन तारों की सीध में हमें जाना है, बिल्कुल जस्ट एकदम। और सीधा जाएंगे तो ध्रुव तारे तक पहुंच जाएगी नजर, ऐसे। ठीक है, और इन दो तारों के बीच से निकलेंगे। ओके, जो 3 तारे दिया होगा उनके बीच से, और ये हमारा ध्रुव तारा। कहाँ पहुंच गया आशिक? आशिक कहाँ पहुंच गया? आशिक से पूछो क्या जाएगा? उतरा तो जाएगा इसका। कोई नहीं, ध्यान दो इधर थोड़ा ध्यान दो। तो अब हमने क्या किया? ध्रुव तारे की पहचान हमको हो गई ना? किसके माध्यम से? सप्तऋषि नक्षत्र मंडल के माध्यम से। सप्तऋषि नक्षत्र मंडल के माध्यम से किसकी पहचान हो गई? ध्रुव तारे की। किसकी हो गई? ध्रुव तारे की। ये ध्यान रखना है कि 7 तारे होंगे, ऊपर के 5 तारों को छोड़ देंगे, नीचे के जो 2 तारे हैं उनके सीध में हमें देखना है ऊपर, और ये हमें रात में दिखेगा ध्रुव तारा। ये जो 3 तारे हैं ये तो मैंने भी खूब देखे, ये दिया है, मैंने पढ़ा भी है, पढ़ाते भी है, लेकिन कभी हमने ध्रुव तारे पे ध्यान ही नहीं दिया, देखा नहीं कभी। लेकिन इन 3 तारों को देखा है, इनको देखा। अब ध्रुव तारे को ये दिशा का ज्ञान क्यों इससे होता है? क्योंकि हमेशा स्थिर रहता है, एक ही जगह रहता है, कभी अपनी दिशा नहीं बदलता, उत्तर में ही दिखता है हमेशा। ठीक है, ये रीजन है, उत्तर दिशा में। हो गया ना? ये बना लो, इसको समझने के लिए बना लिया होता अच्छा था। अब मैंने बिठा दिया, अब क्या बना? क्या हुआ? बना गया? तुमको फोड़ेंगे अब। शांत रहो। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होती है। कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनमें अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। अभी देखो, कुछ ऐसे खगोलीय पिंड हैं जिनमें अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता, और नहीं होता उनको क्या बोलते हैं? नहीं होता है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उनको क्या कहते हैं? ग्रह। क्या कहते हैं? ग्रह। अब ग्रह के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। ग्रह किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसको कहते हैं प्लैनेट। क्या कहते हैं? प्लैनेट। ओके, अब देखो क्या है इसमें लिखा कि कुछ खगोलीय पिंडों में, शांत रहोगे, शांत रहेंगे रहोगे फिर ठीक बात नहीं है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। अपना प्रकाश और ऊष्मा
नहीं होती है। नहीं होती है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। प्रकाशित होते हैं, उनको क्या कहते हैं? ग्रह। क्या कहते हैं? ग्रह। अतः वे ग्रह कहलाते हैं। ग्रह कहलाते हैं। ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, अतः वे ग्रह कहलाते हैं। और ग्रह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्लेनेट। क्या कहते हैं? प्लेनेट कहते हैं। और प्लैनेट जो है वो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है। किससे बना? प्लेनेटाई। किससे? प्लेनेटाई शब्द से बना है। ये देखो, ये जो प्लेनेट है ना, ये प्लेनेट ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से, प्लेनेटाई शब्द से बना है। ठीक है, प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। इसका क्या अर्थ होता है? इसका प्लेनेटाई शब्द का अर्थ क्या होता है? परिभ्रमक। परिभ्रमक मतलब चारों तरफ घूमने वाला, है ना? बताया ना? बताया कि नहीं? पृथ्वी की जो गतियां बताई दो, परिभ्रमण और परिक्रमण बताया ना? तो परिभ्रमक वही चक्कर लगाने वाला है ना, परिभ्रमक, जिसका अर्थ क्या है? परिभ्रमक। परिभ्रमक ये लिखना है ऐसे ही, ठीक ध्यान रखना, ये हमेशा काम देगा। परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला होता है। अर्थात चारों ओर घूमने वाला होता है, ये भी लिख देना। परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। चारों ओर घूमने वाला होता है। अब ग्रह की डेफिनेशन हो गई। ग्रह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंग्लिश में प्लैनेट। प्लैनेट किस भाषा से बना है? ग्रीस नहीं, ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा। और ऐसे ही अपना ग्रह जो है पृथ्वी, पृथ्वी भी एक प्रकार का ग्रह है। पृथ्वी भी ग्रह है। हमारा पृथ्वी भी ऐसा है, ग्रह। क्या है? ग्रह है। ठीक है, और पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? बुध। पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा? कौन सा है? कथी क्या? अभी बता दिया बुध, तेरा बुध गलत है, लेकिन आप कौन सा बताओ? तारा गधे, तारा। हटा रहे, चलो।
पृथ्वी भी एक प्रकार का तारा ग्रह है। और पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा? किसी को पता है क्या? बोलो। तारा है सूर्य। कौन है? और इसी से ये ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करती है। आएगा समझ में? इसी से यह ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करती है। ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करती है। कौन? कौन भाई कौन? हाँ, पृथ्वी प्राप्त करती है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती है। इसकी तरह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा किसका उपग्रह है? पृथ्वी का। किसका? यह है पृथ्वी। और पृथ्वी का उपग्रह कौन है? एकमात्र नेचुरल उपग्रह है। प्राकृतिक उपग्रह, ठीक है? उपग्रह है एकमात्र अकेला। समझ आया ना? और चंद्रमा को देखकर किसका व्रत तोड़ा जाता है? कौन व्रत तोड़ता है? करवा चौथ। सोचो, अगर ये ना हो तो क्या होगा? क्या होगा? करवा चौथ का व्रत टूटेगा? पत्नियां खाने को पाएंगी? क्या पतियों की उम्र लंबी हो पाएगी? तो क्या होगा? ऊपर जाएंगे। भाई जब चंद्रमा नहीं होगा तो पत्नियों का व्रत नहीं टूट पाएगा, तो बिना खाए पत्नियां खत्म। और जब पत्नियों का व्रत नहीं टूट पाएगा तो पत्नियों की लंबी उम्र की, जो पतियों की कामना की जाती है, वो खत्म। तो दोनों के दोनों खत्म। कोई बचेगा? कोई नहीं, सब खत्म। अब इसके आगे हमारा सौरमंडल है। सौरमंडल हम कल पढ़ाएंगे, ठीक है? सौरमंडल